बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि कुछ अरसा कबल JUIF में रहे और अभी छोड़ दिया है सर, और अभी इस पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, लिखते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो एक ऐसा व्यू रखते हैं, वर्ल्ड वाइड व्यू रखते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में, और सियासी और सफारती उमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे साथ मौजूद है जान अचकज़ई साहब। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया है, आप देखते हैं कोई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है या कोई ख़तरा है इस आज़ादी मार्च में? अगर ख़तरे से मुराद क्या हुकूमत को गिराने में कामयाब होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मार्च जितना भी पावरफुल हो एक लिजिटमेट हुकूमत को गिरा सकती है। 1000 इख्तलाफात इस हुकूमत से हो सकते हैं, लेकिन ये एक मुंतखब हुकूमत है। दांधली के दावे 2013 में भी किए गए, अब भी किए गए, तो एक नॉर्मल बात है। जो लूज़ करते हैं वो ये नारे लगाते हैं, लेकिन कोई भी लॉन्ग मार्च जो है, कोई भी इस तरह का लॉकडाउन किसी भी तरीके से हुकूमत को नहीं गिरा सकता। इस हवाले से तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वाकई मौलाना साहब मुल्क को क्रिपल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत की मिशनरी जाम हो जाएगी। और मौलाना साहब की तारीख़ में एक अपोजिशन की सियासत का भी उनकी एक हिस्ट्री रही है, बिलखसूस ज़ियाउल्लाह के दौर में। तो उनके पास कारकुन हैं, वो मिशनरी जाम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो हम करने देंगे या नहीं, ये हुकूमत पे मुनहसर है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। सर आपका एक बयान पढ़ा है मैंने जिसमें आपने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च नहीं करेंगे, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, तो आपको क्या आप अभी भी अपनी इस बात पे कायम हैं सिचुएशन को देखते हुए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में मौलाना साहब बहुत ही ज़िरक सियासतदान हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी, बिलखसूस जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के दूसरे इदारे, कोई भी ऐसा मार्च नहीं चाहते जिससे पाकिस्तान में आदमी इस्तेकाम हो, जिससे पाकिस्तान की जो मईशत संभलने के लिए कोशिशें हो रही उनको नुकसान पहुँचे, और जिससे हमारे दुश्मन जिनके साथ इस वक्त मशरक़ी बॉर्डर पे हमारा लिटरली हॉट जंग हो रहा है, उनसे ताल्लुकात ख़राब है, वो फ़ायदा उठाएं। तो ऐसे वक्त में मौलाना साहब के लिए इम्तिहान है कि वो अपने सियासी कैपिटल को ज़ाया करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको इस्लामाबाद में इस तरीके से मेरे ख्याल में यकीनन वेलकम तो नहीं किया जाएगा। अच्छा, जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस लॉन्ग मार्च से, आज़ादी मार्च से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें सबसे पहले भारत आता है, तो आपको क्या लगता है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है इस आज़ादी मार्च से? बेशक कोई भी मार्च हो, अगर उसके मुतालबा जेन्युइन हो, आम आदमी के मसाइल भी उठाने के लिए कोशिश करते हों, लेकिन इस वक्त पूरे जो ख़ित्ते में सूरत हाल है वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उन ममालिक के लिए जिनके मफादात जो है उन पर इज़्ज़त पड़ता है। इराक़ की मैं मिसाल दूँगा। इराक़ में इस वक्त जो आम आदमी लोगों को यानी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं आम मुजाहिरों में, उनका मुतालबा था जॉब, गवर्नेंस के इशूज़। लेकिन चूँकि मुल्क से बाहर भी एक कंटेस्ट है ईरान और अमेरिका का, तो उन्होंने वहाँ पे उसको जो है वो उनका इम्पैक्ट आ रहा है, उनका असर आ रहा है, वो ऐसे नहीं बैठे हुए, जिसके बदले में जो एक लोकल इशू था वो इंटरनेशनल बन गया। पाकिस्तान में भी ये ख़तरा है, चूँकि इस वक्त आपको मालूम है PTM की मिसाल हमारे सामने थी, एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल डिमांड, लोकल मसला, लेकिन फिर उनके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में छपना शुरू हो गए, और बहुत से लॉबीज़ जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने इस इशू को उठाया ताकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तानी रियासत पे दबाव डाला जा सके। इसी तरह ये मार्च भी अब हिंदुस्तान के मीडिया में बड़ा जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी पार्टी जो है वो इस्लामाबाद को क्रिपल करने जा रही है। तो ये एक परफेक्ट मौका होगा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बिलखसूस जो इस खित्ते में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक गठजोड़ है कि यहाँ पे वो अपना मुदाखलत करें और पाकिस्तान को आदमी इस्तेहकाम की इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अमली इक़दामात करें। तो सर क्या आपको लगता है कि इस आज़ादी मार्च के पीछे भारत का हाथ हो सकता है किसी भी तरह से? मुझे तो कोई इंटेलिजेंस मेरे पास नहीं है कि उन्होंने पैसा दिया हो या उनका कोई गठजोड़ हो मौलाना साहब के साथ, लेकिन मैंने इशारा किया
जब मुल्क में इंतज़ामी लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर हिंदुस्तान और उनके जो NDS और रॉ वो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो राब्ते कायम करते हैं, फिर वो फंडिंग भी करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि जो भी जिस तरीके से भी माचिस की तीली वो लगा सकते हैं, फिर वो पेट्रोल भी झड़कते हैं। तो मौलाना साहब एक फोर्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए पोटेंशली इंडिया का टारगेट भी हो सकता है, अफ़गानिस्तान का भी टारगेट हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुनज़्ज़म जमात ग्रुप अगर मुल्क में कियोस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उनका फ़ायदा जो है वो इनको जाएगा, जो चाहते हैं आदमी इस्तेकाम हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो, और इस वक्त इसका ये एजेंडा रॉ और NDS का है। सर, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब को कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, बहुत ही इररेलेवेंट हो चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो रेलिवेंस के लिए और ख़बरों में इन रहने के लिए लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ये सही बात है कि हर सियासतदान को ये ख़तरा होता है कि वो इररेलेवेंट ना हो जाए, उनका कोई यानी वो सियासत में इन ना हो या आउट हो जाए। तो यकीनन मौलाना साहब एक पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं, वो एक सियासतदान हैं, वो हमेशा इन रहने की कोशिश करते हैं और इस हवाले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्टर है, एक मोटिवेशन है, और भी उसके महरुकात हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि बेहसियत सियासतदान मौलाना साहब की पहली तरजीह यही होगी कि किसी तरह रिलेवेंट रहें। अपोजिशन में रिलेवेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है, और ये उनको क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरा जो एक नैरेटिव बनाया है उसने हुकूमत को दिफा पे मजबूर किया है, और वो आज रिलेवेंट हैं, आज टॉक शो में डिस्कस हो रहे हैं, और काउंटर नैरेटिव उनका हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा सर, 2014 में जब मौलाना इमरान खान साहब ने जब धरना दिया तो मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना था कि इस्लामाबाद में धरना देने के लिए कोई भी आ जाएगा तो वो ये ना समझे कि गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे देगी। इस तरह धरने देने से कोई भी गवर्नमेंट इस्तीफ़े नहीं देती और ना ये गवर्नमेंट देगी। तो अभी खुद वो ये धरना देने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च करके तमाम लोगों को वो इस तरफ लाने की कोशिश करें, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात करें। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको जब पहले दूसरों की बार जब वो उनको कोई ना कोई जो है ना मिनिस्ट्री मिली हुई थी और गवर्नमेंट में ही थे एक तरह से, तो वो कोई बात नहीं कर रहे थे, अब जब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो अपने मफाद के लिए इस तरह की बातें जो है ना। देखिए, बदकिस्मती से सियासत में कोई दिल नहीं होता, उसूल नहीं होते, डबल स्टैंडर्ड होता है, आम अल्फाज आम लोगों के अल्फाज में हिपोक्रेसी या मुनाफकत होती है। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में सेकंड ओपिनियन हो ही नहीं सकता। मौलाना साहब का यकीनन एक रिकॉर्ड है, उस वक्त उसने कहा ये जमहूरियत और आइन पे हमला है। इमरान खान कह रहे थे कि नहीं, ये मेरा कानूनी और जमहूरी हक है, और आज मौलाना साहब उसी जमहूरी और कानूनी हक के पीछे या उन्वान के नीचे ये लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये नहीं हो सकता कि जब आप हुकूमत में हो तो आपका मौक़िफ़ एक हो, और जब आप अपोजिशन में हो तो फिर आप कोई और बात कर रहे हो। तो ये एक अजीब आयरनी है कि उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरा जमहूरी हक है, आज गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, टाइमिंग का गलत है और इसलिए शायद हम उनको वेलकम भी ना करें। जबकि मौलाना साहब उस वक्त जब आइन की बात कर रहे थे कि ये जत्ते हैं, और आज खुद जत्तों की लीडरशिप करते हुए इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं। तो कंट्रडिक्शन तो है, तज़ाद तो है। अच्छा सर, इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर कहा जाए कि जाली मैंडेट के थ्रू आई है और इलेक्शन में जो धांधली वाली बात भी अगर की जाती है, तो इसके खिलाफ भी क्या मौलाना का लॉन्ग मार्च करना दुरुस्त है? अगर ये करें भी तो शहबाज शरीफ कर सकते हैं, मौलाना इसके खिलाफ क्यों आके और इस तरह से लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च करने को आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब एक स्ट्रेटिजिक चैलेंज से नंबरदाजमा होने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दफ़ा जो उनका मदारिस पे कंट्रोल है, हुकूमती नेशनलाइजेशन के बाद वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। पहली दफ़ा उनको लग रहा है कि जो उनकी कोर कंस्टिट्यूंसी है शायद उसमें हुकूमत मुदाखलत कर रही है, तो उसी की बुनियाद पे तो वो सियासत करते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब का एक व्यू है इमरान खान साहब के बारे में, वो आज भी उनको फॉरेन एजेंट समझते हैं, यहूदी एजेंट समझते हैं। एक हिस्ट्री है दोनों सियासतदानों के दरमियान लव लॉस की, एक दूसरे को अलकाबात से नवाजने की। तीसरी अहम बात यह कि अगर PTI इस वक्त परफॉर्म करती है आइंदा 4 सालों में, तो शायद मौलाना साहब को आइंदा इलेक्शन में भी मौका ना मिले। और चौथी दलील ये है कि हर इलेक्शन के बाद सियासतदान नारे लगाते हैं धांधली के, लेकिन
मैं सिर्फ ये कहूँगा एक जुमले में कि आपको दांधी करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, फिर जाके आप एक सीट किसी बंदे को जितवा सकते हैं। 50,000 1 लाख लोग जब आप लाइन में खड़े होते हैं उसी दिन, उनको जो है उनके मैंडेट को मैं समझता हूँ कि धांधी ज़्यादा करना कोई आसान काम नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान ने इस सिचुएशन में ख़ुद को बहुत मुश्किल में डाल दिया है कि अगर अब वो अच्छा एक सक्सेसफुल मार्च नहीं कर पाते तो भी उनका सियासी करियर का क्या होगा, क्योंकि बहुत दावे किए उन्होंने, और अगर वो पीछे हो जाते हैं कि इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की जो उन्होंने बात की उससे पीछे हट जाते हैं तो भी उनके सियासी करियर पर इसका कितना असर होगा? यकीनन मुश्किल में है। कंप्लीटली वो इस लॉकडाउन के ऐलान से पीछे नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है, लेकिन फुल यानी क़ुव्वत के साथ लॉकडाउन कर भी नहीं सकते हैं। इसके मुज़म्मरात होंगे, रियासत को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा, उनके रेड लाइन क्रॉस हो जाएंगे। तो एक दरमियानी रास्ता मेरे ख्याल में शायद आइंदा उनको मिले कि आप जैसा करें आप आ जाएं, लेकिन आप फिर डिस्पर्स हों 24 घंटे के बाद। इसका एक इम्कान है, क्योंकि उनको भी एक फेस सेविंग भी चाहिए, उनको एक क्लाइम डाउन या पीछे हटने का एक रास्ता भी चाहिए, जिससे उनके बेख्वाह वोटर्स, उनके सपोर्टर्स ये ना कहे कि मौलाना साहब ने कंप्रोमाइज़ किया या वो जो है बिक गए या वो झुक गए। तो ये तमाम चीज़ें उनकी नज़र में है और उनके मुखालफिन भी ये समझते हैं कि इस तरह जो उनका एक नज़र है, उसमें कुछ मेरिट है, तो उनको एक फेस सेविंग के लिए भी रास्ता देना पड़ेगा। अच्छा सर,